अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 10 के हवाले से हमारा ये सिलसिला जारी है। और जनाब अब हम फाइनल से सिर्फ एक दिन की दूरी पर हैं, यानी कि कल जो है वो ये फाइनल खेला जाएगा PSL एडिशन 10 का लाहौर कलंदर्स और क्विटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। जनाब पिछले पूरे जो ये सिलसिला रहा, बल्कि इस पूरे सीज़न के अंदर हम बात करते रहे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से और ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमने बात की, और इसके साथ साथ जो आपके सवालात हमें मौसूल होते रहे सोशल मीडिया के ज़रिए उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की कि क्या क्या खामियां इस दफ़ा हमें नज़र आई हैं। और सब में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि आपका जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यकीनन ये PSL जो एडिशन 10 का रहा है, मुख्तलिफ़ हवालों से इसको याद रखा जाएगा। और होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, कि परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर बात करने का मौका मिलता है, या हमारे जो नए टैलेंट है जिसकी हमेशा हम बात करते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होती तो फिर उसका एनालिसिस ज़्यादा बेहतर तौर पर हो पाता। और इसके अलावा बहुत कुछ है फील्डिंग के मेयार के हवाले से, ख़ास तौर पे जो है वो कुछ अच्छे लफ्ज़ों में इसको याद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस किस्म की जो फील्डिंग हुई है सारी टीम इसमें शामिल है, इतनी पुअर परफॉर्मेंसेस रही हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद हुई है। फिर जैसे नए टैलेंट की बात हो रही है, नए टैलेंट की अगर बात की जाए तो यंगस्टर्स की कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जैसे पिछले कई सीजन में हमने देखा कि साइम अयूब कहीं पे हमें डोमिनेंट नज़र आए, कहीं पे हमने देखा कि फ़खर ने बहुत अच्छा किया, उसके अलावा और दीगर खिलाड़ियों ने बड़े उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। मगर ये कि जो सीनियर प्लेयर्स समझे जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी ये PSL एडिशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और इसकी क्या वजूहत हैं, ये कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से ये जो बैड पैच है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी अगर बात करें तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका जायज़ा लेने की कोशिश की गई, और इसके ऊपर हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। और फाइनल से एक दिन कबल इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने क्या कुछ सीखने की कोशिश की है, या कुछ सीखा भी हमने या नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। जनाब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जो सबसे पहले मेहमान हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीरुल हक साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस उन्होंने किया थ्रू आउट द सीज़न, और उनको हम सबसे पहले वेलकम करेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। शुक्रिया यासिर आपका भी। और उनके साथ साथ जो अली रज़ा साहब हैं हमारे, वो भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और इस सीज़न में उनका भी साथ रहा, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। अली भाई आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुनीर भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा ज़रा। PSL एडिशन 10 की अगर बात करें तो मैं अभी कुछ देर पहले मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये मुद्दा तो याद रखी जाएगी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है, बॉलिंग में कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। ये मैचेस भी जो हुए वो जिस तरह के मैचेस हुए इस पर बड़ी तनकीद होती रही है। अगर इसका मैं आपसे ये पूछूं कि अगर जायज़ा लिया जाए तो आप इसको कहाँ रेट करते हैं सीज़न को, और क्या आप समझते हैं कि हमें करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के लिए क्या इसमें मैसेज होना चाहिए? चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी मुनीर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। अली रजा भी मौजूद हैं, उनको भी मेरा सलाम। देखिए बात यह है कि PSL में हमेशा ही बड़े एक्साइटिंग मुकाबले होते रहे हैं, यंग टैलेंट भी हमें मिलता है, कई टैलेंटेड प्लेयर PSL से हमें मिले जो आगे जाके पाकिस्तान के भी काम आए। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस दफ़ा का PSL में यंगस्टर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई मैचेस में भी वो चीज़ नहीं थी कि जो एक जज्बा नजर आता था। हाँ, बाद के जो मैचेस हुए, स्पेशली पाक भारत कशीदगी के बाद जो मैचेस हुए उसमें थोड़ा मजा भी आया और थोड़े मुकाबले हुए। लेकिन ये जो PSL 10 है ये तो फील्डिंग के हिसाब से सबसे पैथेटिक टूर्नामेंट है, जिसमें फील्डिंग का मेयार बहुत ही गिरा हुआ था। मतलब इतना खराब फील्डिंग का मेयार किसी भी PSL में नजर नहीं आया। दूसरी बात ये कि दो टीमें जो जिनको हम नहीं समझ रहे थे कि वो प्लेऑफ में नहीं पहुंचेंगी, वो दोनों टीमें अगले राउंड में आउट हो गई। खासतौर से मुल्तान सुल्तान का हमें बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि जो 4 साल से फाइनल लगातार खेल रही है वो टीम जो है वो सिर्फ एक मैच जीत पाएगी। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज हुई है। पेशावर जलमी जो हमेशा एटलीस्ट प्ले ऑफ में पहुंची थी, पहली मरतबा 10वें साल में पहली मरतबा प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकी। कारकर्दगी न साइम अयूब की अच्छी रही, न बाबर की अच्छी रही, न हारिस की, न किसी और की। जो एक चीज हमें नजर आनी चाहिए थी वो चीज नजर नहीं आई। यंगस्टर्स की आपने बात की तो कल भी मैंने प्रोग्राम में कुछ नाम दिए थे, अगर हम उन्हीं को दोबारा रिपीट करेंगे तो वही चंद नाम है
जो हमें नजर आते हैं, चाहे वो आप मोहम्मद नईम की बात कर लें या आप दो तीन और जो प्लेयर हमें नजर आए हैं, अली रजा की हमने बात की थी, हमने एक दो और जैसे ये जो कल फास्ट बॉलर थे हमारे जो मैन ऑफ द मैच रहे, सलमान सलमान मिर्जा, ये मुझे बहुत समझ में आए। तो कुछ प्लेयर्स हमें नजर तो आए, लेकिन ओवरऑल एक ये पीएसएल से जो हम समझ रहे थे कि हमें टैलेंट मिलेगा, या पीएसएल का जो कोई एक मयार था, उसमें बहुत पसपाई नजर आई है मुझे। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिसको हम कह सकें कि ये एक अच्छा पीएसएल था, या इससे पाकिस्तानी टीम को कोई प्लेयर्स मिले या पाकिस्तानी टीम को इससे फायदा हुआ। बस ये एवरेज एक इस दफा का पीएसएल को हम कह सकते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यंगस्टर्स के हवाले से चांस पे भी बड़ी बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी सुफियान मुकीम का आज जो ड्रॉप जो हुए वो, तो उसके हवाले से जो है वो बड़ा डिसहार्टन वो भी नज़र आ रहे हैं। और अब ये यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे इस तरह हम जैसे हमने अब्बास आफरीदी के ऊपर भी कल बात की थी कि जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, जो वाकई खेलने के इस वक्त खिलाना उनको ज़रूरी है, जब हम उनको ड्रॉप कर देंगे और बग़ैर किसी रीज़न के, तो फिर मेरे ख्याल में और ज़्यादा जो है वो नाउमीदी बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हमारे यहाँ हमेशा से होता आया है, मगर इस वक्त तो हमारे पास एक डाउट है, हमें नए प्लेयर्स को मौका देना है, एक टीम बनानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी क्या वजह समझ में आती है मुनीर भाई? देखिए अगर आप सुफियान मुकीम की बात करते हैं तो पहले भी यही हुआ है कि शादाब खान खेलते हैं तो सुफियान मुकीम की जगह नहीं होती टीम में। अब मसला ये है कि यहाँ इन्होंने 5-6 फास्ट बॉलर ले लिए अगेंस्ट बांग्लादेश, और अगर स्पिनर्स की बात करें तो फिर अबरार भी हैं, तो शादाब भी हैं, तो खुशदिन भी हैं, तो एक आध और भी इनके पास बॉलर हैं जो स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, साहिब अयूब भी हैं। तो ये एक तो वजह हमें नजर आती है कि शादाब खेलेंगे तो सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिलेगा। ये हमने न्यूजीलैंड में भी देखा था, ये हम पहले भी देखते रहे। अब पीएसएल की बुनियाद पर अगर शादाब को वो लेते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चल पाते हैं, तो सुफियान मुकीम जैसा नए जो आप बात करें कि नए को हम कहाँ ट्राई करेंगे, तो वो तो हमें नजर नहीं आते। हालांकि इससे पहले अगर पीएसएल से पहले हम देखें तो दो स्पिनर्स हमें बड़े अच्छे नजर आ रहे थे, अबरार एक सुफियान, कि इनको जरूर पाकिस्तानी टीम में लेकर चलना चाहिए, साथ चलना चाहिए। अब जो चीजें हैं वो आपके सामने है। शादाब खेलेंगे तो जाहिर है कभी अबरार नहीं खेल पाते, अब सुफियान मुकीम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि दो से ज्यादा स्पिनर तो शायद नहीं रखेंगे। फास्ट बॉलर्स भी हमने काफी रखे हैं इसमें, इस स्क्वाड में, और फिर तलत हुसैन एक मीडियम पेस ऑलराउंडर भी है। तो ये वजह है कि आपको या तो डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे आपने डिसाइड किया कि शाहीन नहीं, बाबर नहीं और रिजवान भी नहीं, हम इनके बगैर आगे जाएंगे, तो फिर शादाब भी नहीं, शादाब के बगैर आगे जाएं। लेकिन अगर आप शादाब के साथ ही जाना चाहते हैं तो फिर जाते ना, फिर सुफियान मुकीम को हमें फिर और दिनों इंतजार करना पड़ेगा उनको अभी टीम में आने के लिए। मतलब एक दफ़ा फिर एक टैलेंटेड क्रिकेटर जो है वो आपकी गलत पॉलिसियों की जो है वो नज़र हो जाएगा, और ये हमेशा ही होता आया, ये कोई नई बात भी नहीं है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, फिर ये कि आगे चल के मैं ज़रा इस पर भी आपसे बात करूंगा, मैं ज़रा अली भाई से इस बारे में बात कर लूं कि उन्होंने इसको सीज़न को कैसा पाया और उनकी नज़र में, क्योंकि ख़ुद भी तेज़ गेंद करते हैं, तो तेज़ बॉलर उन्होंने कोई आइडेंटिफाई किए हैं, तो ज़रा इसके बारे में उनसे बात कर लेते हैं। अली भाई ज़रा फरमाइए, कोई तेज़ बॉलर जो है वो कोई ऐसा नज़र आया प्रॉमिसिंग, जो आपको लगता है कि लंबे अरसे क्रिकेट खेल सकता है या बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि क्राइटेरिया तो पीएसएल ही है आपके पास, अब जो कुछ आपने फैसला करना है वो शायद अब पीएसएल ही करेगा, तो आपको क्या नज़र आया, ज़रा फरमाइए। जी यासिर भाई, इस दफा तो सिर्फ अली रजा ही दिखा है मेरे को ऐसा बॉलर जो कि आगे लॉन्ग लाइफ, मतलब अच्छा, आगे अच्छा आपका हमनाम है इस वजह से तो नहीं है ऐसा? मेरा हम नहीं इसलिए नहीं है। असल में उसमें जो फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज नीड होती है वो सब चीज है उसमें। यंग है जी, जेन्युइन पेसर है, और दूसरी बात रिदम बॉलर है, पेस भी, मतलब एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर बन सकता है। उसके अलावा बाकी दूसरे बॉलर है वो T20 तक है। अगर असल में देखो फास्ट बॉलर का पता चलता है T20 में फर्स्ट क्लास से होता है जी, फर्स्ट क्लास या ODI जो क्रिकेट होती है अपना 50 ओवर की। ये T20 में तो आपको पता है वेरिएशन वाले बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं। जेन्युइन पेसर जो ना आपको बड़ी मुश्किल से इसमें दिखता है, एक आध स्पीड से फेंक भी तो सही है। असल फास्ट बॉलर का पता चलता है कि कम से कम एक दिन में 3 से 4 स्पेल करे तो उस फॉलोअर की स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसकी स्पीड का, उसकी फिटनेस लेवल का पता चलता है। बाकी यहाँ पे जो मेरे को दिखते हैं तो एक दो बॉलर दिखे थे, लेकिन इस वक्त तो बेस्ट चल रहे हैं शाहिन आफरीदी, 3 रन देके 3 आउट कर रहे हैं। तो अब बताएं आप, तो वो दिन ब दिन मतलब इम्प्रूव करते जा रहे हैं। हसन
अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, कि वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल जो वो है कि इस वक्त जो फास्ट बॉलर में तो पुराने बॉलर ज्यादा आ रहे हैं, नए बॉलर को खास इतना जबरदस्त नहीं दिखा सिवाय अली रजा के। जी ठीक है, अली रज़ा आपके ख्याल में ऐसे बॉलर हैं और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़े फॉर्मेट में जब वो खेलेंगे, जब पूरा दिन गेंद करेंगे तो पता चलेगा कि उनका फिटनेस का लेवल क्या है। क्योंकि ये बात भी आपकी सही है कि शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर तो जिनके पास वेरिएशंस हैं, स्लो फास्ट करना जानते हैं और बहुत सारे जो है वो ट्रिक्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है शॉर्टर फॉर्मेट में चल जाता है। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर आपको कंसिस्टेंट लाइन के ऊपर और पूरे स्ट्रेंथ के साथ, स्टेमिना के साथ गेंद करनी पड़ती है। तो ये अभी टेस्ट बाकी है। तो ख्याल ये है कि पहले उसको इस मरहले से गुजारा जाए और उसके बाद फिर कंसीडर किया जाए पाकिस्तान के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, ये परफॉर्मेंस की अभी बात कर रहे थे ना आप, शाहीन शाह अफरीदी की। तो ये परफॉर्मेंस तो हम पहले भी देखते आए हैं, ऐसा नहीं है शुरू में आउट किया करते थे वो, मगर होता ही है कि जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो वहां पर कोलैप्स कर जाते हैं। और इस सीजन में भी ऐसा ही कुछ नजर आया। एक दफा कराची के अगेंस्ट वो खेल रहे थे जहां पे इरफान नियाजी ने उनको बड़ा जो है वो लंबी हिटें मारी हैं और उसके बाद फिर वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए। तो ये इम्प्रूवमेंट है वाकई जो अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और प्लस ये कि टीम से ड्रॉप होने के बाद तो ये स्पिरिट आ ही जाती है, मगर टीम में रहते हुए ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह है? देखिए यासिर भाई, स्ट्राइक बॉलर जो होता है ना, वो विकेट निकाल के देता है और रन खा जाता है। लेकिन जिस तरह शहनशाह अफरीदी है, देखिए शुरू में ऊपर से उड़ा देते हैं टीम है ना, वो उनका वही पुराना स्टाइल दिखा है मेरे को। 3 रन देखिए जब 3 आउट कर रहा है तो इस लेवल पे जो कि नॉकआउट मैचेस हो और सेमीफाइनल लेवल का मैचेस हो, तो आप देखें ना क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की, तभी तो उन्होंने पूरी इस्लामाबाद को आउट किया। तो ये तो है उनके अंदर शहनशाह अफरीदी में। तो वही घूम फिर के आ जाती है कि शहनशाह अफरीदी, आरिफ रऊफ एंड में जाके ना फॉर्म में आ गए। तो इन्होंने जिस तरह कमबैक किया है तो दिखता होता वही है, दिख तो यही रहा है कि ये 2 बॉलर हैं, इसके पीछे से बैकअप है। अली रजा के अलावा को खास बॉलर नहीं दिख रहा जिसको हम स्ट्राइक बॉलर के लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि जो स्ट्राइक बॉलर है वो आपके सामने रिजल्ट देता है। जैसे शहनशाह अफरीदी ने किया कि एक जिस तरह उनका वेपन है यॉर्कर लेंथ पेस से इंसिंग मारते हैं, तो इंसिंग डिलीवरी उनकी बहुत तेज है और बहुत अच्छी लेंथ पे गिरती है। तो वो उस पर काफी कमांड दिखी इस टूर्नामेंट में और काफी बेहतर बॉल एक्शन में, रिदम में दिखे। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि सीनियर प्लेयर हो गए पाकिस्तान के, और अगर उन्होंने इसी तरह बॉल करते रहे तो आगे हमारे को बहुत फायदा होगा। बाकी पीछे से प्लेयर बनाए, बिल्कुल बनाया जाता ना प्लेयर देखे जब बनता है, जब उसको मतलब मौका मिल के टीम के साथ रखे, उसको ग्रूमिंग करें, उसका फिटनेस लेवल अच्छा हो और तकरीबन स्पेल्स करे और पता चलेगा किस लेवल पे उसकी स्पीड देखें क्या चल रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीजें होती हैं, तब आपको स्ट्राइक बॉलर मिलेगा, नहीं तो यहीं पे आप घूमते रहेंगे। जी ठीक है मुनीर भाई, आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। मैं सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहा था स्टार्ट में, और सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से अब एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। और पहले बाबर आजम से इसका आगाज़ करते हैं, और पाकिस्तान को एज अ कैप्टन भी सर्व किया उन्होंने। मगर अब ये बात होना शुरू हो गई है कि उनको T20 क्रिकेट जो है वो उनको बिल्कुल सूट नहीं करती, या वो उसके लिए मौजू नहीं है। अब उनको शायद फैसला कर लेना चाहिए कि उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर लें और उसके ऊपर फोकस करें। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? पहले तो ये है। और फिर क्या ये लगता है आपको कि T20 क्रिकेट के अंदर वो कम बैक कर लें, और जो अगर नीचे आकर उनको खेलने का मौका मिले तो वहाँ अपने आप को मनवा भी लें? क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है और ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट, इसके अंदर जिस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है पूरी दुनिया में, ये उस स्टैंडर्ड को कहीं पे भी मीट नहीं करते, मैच नहीं करते। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? लोग मशवरे दे रहे हैं, आपका क्या मशवरा हो सकता है बाबर आजम के लिए? पहले बाबर आजम से पहले अगर इजाजत हो तो थोड़ी शहनशाह अफरीदी के जी मुताबिक जी, बात जरूर कर कीजिए, लूं। जरूर कीजिए। अच्छा, जैसे अली कह रहे थे ना अभी, अली रजा के शहनशाह अफरीदी बड़ा अच्छे फॉर्म में आ गए, तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमें आपको याद है कि इस PSL के 3-4 मैचेस पहले तक और उससे पहले जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने खेली है, इनकी स्पीड कम हो गई थी, इनको बहुत मार पड़ रही थी और बहुत ज्यादा रन ये कंसीड कर रहे थे। तो उससे ये लग रहा था कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ये अपनी रिदम नहीं कर पाए। लेकिन ये मानना पड़ेगा, जो पिशावर जलमी से मैच था, डू और डाई गेम लाहौर का, वहां से जो लाहौर ने मोमेंटम पकड़ा है शहनशाह अफरीदी और उनकी पूरी टीम ने, तो ये तो खैर शहनशाह अफरीदी के हवाले सही है। लेकिन अगर उनको ड्रॉप किया गया है तो सही ड्रॉप किया गया है, इसलिए कि इतने अर्से से उनकी इंटरनेशनल लेवल पर कारकर्दगी नहीं थी। और फिर टीम में आपको पता है ना,
कुछ इख्तलाफात जो थे कि बाबर कप्तान होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, और अगर जी वो जी होगा जी तो जी। वो नहीं खेलेंगे। रिजवान विकेट के दोनों तरफ चल रहे खेलना चाह रहे थे, तो ये चीजों की वजह से इनको हटाया गया है। तो ये तो फैसला इस हद तक तो सही है। अब आपने अब यहाँ पे अगर फास्ट बॉलर की हम बात करें तो देखें, हसन अली की सही वापसी हुई है। वही मशरफ का कल मैंने कहा था कि वो परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, तब जी किसी को कोई एतराज नहीं है कि उन्होंने दे दिया, हमने मान लिया। लेकिन उनको मौके बहुत मिले हैं माजी में, तो अगर अब उनको मौका दिया जा रहा है तो उनको प्रूव करना चाहिए। वसीम जूनियर भी स्क्वाड में है, हुसैन तलब भी हैं, और हारिस हरूफ भी हैं, नसीम शाह भी हैं। तो अब नसीम शाह को तो हमने देख लिया पिछले 2-3 मैचेस से, तो वो 50-50 रन दे रहे हैं 4 ओवर्स में, तो उनकी तो फिटनेस का इशू, उनको तो बिल्कुल गलत किया गया है। बेहतर यही है कि अभी भी नसीम शाह को ड्रॉप करके उनकी जगह सलमान मिर्जा या अली रजा को, अभी मैं थोड़ा सा मैं उसको मार्जिन देना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा इतनी जल्दी ना नहीं रहना चाहिए। 1-2 सीजन अभी उनको फर्स्ट क्लास से खेलने दें, उसके बाद वो आए तो ज्यादा बेहतर होगा। सलमान मिर्जा का जो मुझे पोटेंशियल नजर आया और जिस तरह वो गेम कर रहे हैं, उनको आप उनकी फॉर्म को देखते हुए उनको आप ला सकते हैं नसीम शाह की जगह, क्योंकि कमजोर हरीफ बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, तो इसमें आप वो कर सकते हैं। रह गई बात बाबर आजम की, तो देखिए पाकिस्तान का जब वोट है तो शायद ये फैसला कर लिया है कि उनको T20 में हम नहीं लेंगे, लेकिन खुद बाबर आजम ने फैसला नहीं किया है। वो अभी भी खुद को T20 के प्लेयर मानते हैं, वो अभी भी T20 खेलना चाहते हैं, बल्कि ओपन करना चाहते हैं, तो उन्होंने तो माइंड नहीं बनाया है जी। अब यहाँ हमारे यहाँ ये है यासर कि अगर बांग्लादेश की सीरीज हो रही है और बांग्लादेश की सीरीज में हमें जिन नौजवान खिलाड़ियों को हम एक बार फिर मौका दे रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, अगर वो नहीं खेल पाते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते हैं, तो दोबारा से प्रेशर पड़ेगा कि बाबर को, रिजवान को, शाहिन अफरीदी को फिर लाया जाए। बिल्कुल तो ठीक है। अब यहाँ पर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अभी आप 100% कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है। जी। कोच आपके नए हैं, माइक हैसन कुछ जिम्मेदारी लेंगे, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी होंगी। तो अब अगर ये टीम परफॉर्म कर जाती है तो ये तो बहुत अच्छा है कि एक यंग टीम बन जाएगी जो हमें जरूरत है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर हाईब्रोज उठेंगे, दोबारा इन्हीं खिलाड़ियों को टीम में लेने की बात होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शन कुछ ज़्यादा है नहीं और टैलेंट हंट के ऊपर हमने कोई काम किया नहीं है, और यही चंद एक खिलाड़ी हैं लॉट में जिनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। मगर अब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इतने ज़्यादा नए हैं, पहले उनको 1-2 सीज़न 3 सीज़न पहले डोमेस्टिक से आपको गुजारना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा पोटेंशियल क्या है। मगर ये जो खिलाड़ी आपका ये सारा सीज़न खेल चुके हैं, परफॉर्मर रहे हैं, वो तो आपकी कंसिडरेशन में कहीं है ही नहीं। ये एक बड़ा अलमिया है, उसमें बहुत सारा टैलेंट ऐसा है, अब नाम लेते चले जाएं उसमें, जिनको आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। ये बैलेंस कैसे लेकर आएंगे और ये कौन लेकर आएगा? क्योंकि कोच की अभी जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई किरदार है नहीं कोच का। तो जब कोच का किरदार नहीं होगा तो फिर टीम कैसे बनेगी और फिर आगे आपका टारगेट क्या है? अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है मुनीर भाई, ज़रा उसकी भी निशानदेही कर दें, क्योंकि ये बांग्लादेश की टीम है, याद रखें। क्योंकि आपने बड़ी टीमों के खिलाफ तो खेलना नहीं है, अब शायद आपको मौका मिले, मगर ये कि अब छोटी टीम के खिलाफ भी परफॉर्म अगर कोई कर देगा, लेट्स से अगर शादाब ने आउट कर दिए, तो अब आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। आपने अपना क्राइटेरिया रखा क्या है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, ये तो अभी तक तय नहीं हो सका। तो ये किस किस्म की पॉलिसी है और ये जो आप जो शफलिंग कर रहे हैं, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका नतीजा अल्टीमेटली क्या निकलेगा, ये जरा फरमाइएगा। देखिए यासिर, बात यह है कि अभी तो शादाब चले PSL में खेला, अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेके आए, लेकिन जब न्यूजीलैंड के दौरे में उनको लिया था तो क्या बेस था? कुछ भी नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। उनको तो कप्तान बनाने की बातें हो रही थी, फिर वाइस कैप्टन बना के ले आए, एक बार फिर वाइस कैप्टन उनको बना दिया गया है। बात ये कि हम कमजोर टीम तो बांग्लादेश है, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि चंद महीने पहले ही बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैचों में व्हाइट वॉश करके गई है पाकिस्तान को। बिल्कुल। जहां हम समझ रहे थे कि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो कर देंगे, उन्होंने ही हमें दोनों टेस्ट मैच हरा दिए जो उनके को मुमकिन करके गए थे, वो पाकिस्तान में व्हाइट वॉश करके गए थे टेस्ट में। तो अगर हम यही समझ के खेलेंगे कमजोर टीम है, तो फिर जाहिर है उनकी टीम मेहनत से जज्बे के साथ खेलती है, और जब आप मेहनत से और जज्बे के साथ खेलते हैं तो आप बड़ी टीम को हरा सकते हैं। तो एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब आप करें क्या, मतलब जब गैरी कर्सन जैसा कोच जो इतनी मुश्किल से पाकिस्तान को मिला था, वो इस बुनियाद पर चला गया कि उसे टीम सिलेक्शन में नहीं रखा जा रहा है, उसकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, उसने कोचिंग छोड़ दी,
अब माइक हैसन आए हैं, अभी तो माइक हैसन का मुझे पता ही नहीं है कि इनका रोल कितना है टीम में, कितने डेप्थ में ये है, इनको क्या टीम दी जाएगी, जो इनका कौन बॉलिंग कोच होगा, कौन फील्डिंग कोच होगा, कौन बैटिंग कोच होगा, ये किसके साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं पता। ये कितना असरअंदाज होते हैं टीम के मामलात में, सिलेक्शन में, अभी कुछ नहीं पता। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो टीम इनके जहन में थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वही टीम थी, वही टीम बनाई गई है कि इन तीनों को नहीं लेना था, नहीं लिया। सलमान अली अगर को लेके जाने, लेकिन सलमान अली अगर को आप आगे लेके जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो यंग है, टैलेंटेड है, जान लड़ाता है, लेकिन उसकी फॉर्म भी थोड़ी सी मुझे भी डिटोरिएट नजर आई। इतनी अच्छी बैटिंग वो कर नहीं पा रहे हैं, न इतनी अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। थोड़ा सा फिटनेस का इशू हुआ था, कुछ मैचेस में उन्होंने मिस किए थे PSL के। लेकिन सवाल ये है कि आप यंग के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन क्या इतना पोटेंशियल है उस यंग टीम में कि 6-8 महीने में वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाएगी, या आप इसी के लिए तैयार हैं कि नहीं कि इसी टीम को हम हारे या जीते, कुछ भी हो। बात यह है कि उन तीनों बड़े खिलाड़ियों के होने के बावजूद भी तो आप अमेरिका से हार गए, आयरलैंड से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, तो लोग ये कहते हैं यार उनके होने के बावजूद भी हार रहे तो नौजवान हारेंगे ना, तो इनको मौका दो। तो इस वक्त बड़ा मुश्किल है ये कहना कि क्या होगा, कोच कितना कामयाब होंगे, टीम कितनी कामयाब होगी, बाबर रिजवान को क्या पक्का निकाल दिया जाएगा या उनकी जरूरत पड़ सकती है। अभी सारी चीजें हैंगे यासिर, अभी वक्त बताएगा, आगे चल के किस पता चल पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी क्लैरिटी नहीं है। हम सब इसी का जवाब तलाश कर रहे हैं कि आखिर में जो ये फैसले किए जा रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, और फिर टीम बिल्डिंग की तरफ हमें देखना होगा। वगरना ये जो सिलसिला है, या तो विन है या लर्न है, ये लर्निंग का जो सिलसिला है ना, ये शायद कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और बड़ी अजीब एक बात यह है कि हमने जो प्लेटफॉर्म इसके लिए सेट किया है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को सेट किया है लर्निंग के लिए। पूरी दुनिया में डोमेस्टिक को और लोकल टूर्नामेंट्स को, क्लब क्रिकेट को प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ से लर्न किया जाता है। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट है। हम वर्ल्ड कप से भी बाहर होंगे, अमेरिका से भी हारेंगे, हम और बहुत सारी टीमों से हारना पड़ेगा। तो ये हमारा लर्निंग का एक प्रोसेस है। जी अली भाई फरमाइए, आप क्या समझते हैं? देखिए यासिर भाई, अभी यंग टीम डाली थी हमने न्यूजीलैंड में, तो खासा खास परफॉर्मेंस नहीं हुई, बस एक एक्सपेरिमेंट किया था कि यंग टीम डाले बाबर और रिजवान के। अच्छा, सीनियर्स को भी भेजते तो होना यही था, नतीजा इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होना था। जी अली भाई। जी 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 हाँ, ज्यादा खास नहीं था। देखिए हमारी बैड लक ये है कि रिजवान और बाबर को के पीछे बैकअप पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कंटिन्यू कहते हैं यार ये प्लेयर अच्छा आ रहा है। अब साहबजादा फरहान आए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल भी चांस है, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हसन नवाज आए, ये भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये 100 करने के बाद 3 मरतबा आउट हो जाते हैं। लेकिन अच्छा मतलब टैलेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि दोनों प्लेयरों ने परफॉर्म करके प्रूव करके बताया कि भाई हम अच्छे प्लेयर, लेकिन फिर घूम फिर के वही आ जाता है। नहीं अली भाई, एक चीज का जवाब दीजिएगा। आपने कहा ना कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस कैसे और दिया जा सकता है? मैं अभी साहबजादा फरहान की बात कर रहा था, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, टैलेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये टेस्ट होता है कि आपको इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आए और अगर हिल्स नहीं है तो नतीजा ये निकला कि आप कोलैप्स कर गए और आप वो इतना इंपॉर्टेंट मैच ऐसे हार गए जैसे आपने वो मैच खेला ही नहीं। तो अगर परफॉर्मेंस है, ये अगर आपका टैलेंट है, अगर आप नीचे के मैचेस में अगर आप परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, वो तो शुक्र है आप टॉप ऑर्डर पे थे कि कोई आपको ऐसी सिचुएशन मिली नहीं जिसके अंदर आपको जो है वो फंस के खेलना पड़ता। मगर ये कि जहां पर आपको वाकईतन परफॉर्म करना था वहां तो उस टेस्ट में तो फेल हो गए। इस तरह की और बहुत सारे मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। फिर क्या किया जाए ऐसे टैलेंट का? फिर ये इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंटरनेशनल के अंदर अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो? अब जैसे नवाज की बैटिंग की मैं बात करता हूँ, हसन नवाज की, ठीक है, उसने मैचेस 2-3 कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए निकाल दिए, मगर जिस किस्म की फील्डिंग हुई उसमें, इस्लामाबाद के अगेंस्ट एक मैच खेल रहे थे जिसके अंदर आखिरी ओवर के अंदर 3 कैचेस जो है वो छोड़ दिए बैक टू बैक 3 गेंदों पे। तो क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये मौका आपको मिल सकता है कि आप सोच सकते हैं कि 3 कैचेस इतनी क्रंच सिचुएशन में कोई टीम छोड़ देगी और आप मैच को पार लगा दोगे? ये टैलेंट फिर कैसा टैलेंट हुआ? इसकी तो कोई दलील दें कि कोई माना जाए कि हाँ यार ये वाकई टैलेंटेड हैं और इनको और मजीद मौका देना चाहिए। जरा फरमाइए। देखिए
कैचेस तो छूटते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा जो है ना कोशिश पूरी करता है, लेकिन ये फील्डिंग कोच को देखना चाहिए कि मेंटेलिटी उसकी कहाँ पे थी, बॉल के ऊपर आई थी नहीं थी, और स्टार्ट में नहीं था, फोकस था नहीं था बॉल पे। लेकिन सेकंडों का काम होता है, सेकंड माइनर सेकंड का भी होता है कि आपने बॉल से निगाह हटी और वो कैच छूट जाता है बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस जरा सा भी शेक हुआ तो आप तकरीबन छोड़ देते। और क्रूशियल टाइम पे जब कैच छोड़ देते लोग वर्ल्ड कप भी हार गए, बड़े कैचेज उसकी जिंदा मिसाल है। ये पाकिस्तान के लिए खास तौर पे 2 कैच छूटे क्रूशियल टाइम पे और 2 वर्ल्ड कप हार गया। तो ये तो होता है। देखिए ये कोच का काम होता है, फील्डिंग कोच का, कि यार देखो तुम जो जो जिस वक्त इसलिए प्रॉब्लम आई तो उस पर डिस्कस करनी चाहिए, क्या वजह थी, उससे पूछना चाहिए कि क्या वजह थी, कैच क्यों छुड़ा। वो खुद बताया कि मैं तैयार नहीं था, या मैं रेडी नहीं था, नहीं या मैं अली बॉल भाई, पे निगाह कतई नहीं कलामी की थी, माजरत, ये फील्डिंग कोच की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स लगाकर जो डाइवे लगाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैं उनसे क्या उम्मीद रखूंगा। ये जो कैचेस छूटे हैं, आप यकीन कीजिए कि क्लब लेवल की क्रिकेट आपने हमसे ज़्यादा ही खेली है, वहां पर कभी इस तरह के कैचेस हमने छूटते हुए नहीं देखे। और क्लब लेवल के ऊपर अगर कोई इस तरह के कैचेस गिराए तो उसको बाहर कर देते हैं। ये तो फिर आप इतना बड़े इवेंट में खेल रहे हैं। अच्छा, अभी गुफ्तगू जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो मस्त, देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपने स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी एडिशन 10 के हवाले से, और ख़ासतौर पे यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर रहे थे, और कोई ऐसा प्रॉमिसिंग टैलेंट माजरत के साथ नज़र नहीं आया जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, क्योंकि एक वाहिद फोरम ऐसा है जहाँ पर हमें नज़र आता है कि यहाँ से हमें जो है वो टैलेंट मिल सकता है। और हमारा क्योंकि ऐसा एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि अब हमारे पास सिवाय पीएसएल के और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से हम नए टैलेंट को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो बहरहाल अब देखना यह है कि कौन से ऐसे नए प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज़ खेलने के लिए जा रहे हैं, उसमें जो यंगस्टर्स को मौका दिया है वो किस तरह डिलीवर करेंगे। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, अली रज़ा साहब हमारे साथ थे, वही फरमा रहे थे कि उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। अब और मौका किस तरह दिया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ख़ासतौर पे यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस, जैसे अक्सर ये बात होती है कि हमारे पास टैलेंट है बट ग्रूम सही नहीं किया जा रहा, तो ये जो मौका है पीएसएल का, क्या इससे बेहतर भी और कोई मौका हो सकता है? ये ज़रा डिस्कस करेंगे। और ख़ासतौर पे यंगस्टर को जब अहम मौक़े मिले जहाँ पे उनको वाक़तन परफॉर्म करना था, अपनी टीम को जो जितवाना था अहम स्टेजेस के अंदर, वहाँ उन्होंने मायूस किया, तो इसको क्या समझा जाएगा? तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक दफ़ा फिर जो हमारे मेहमान होंगे, जनाब मुनीर उल हक साहब और अली रज़ा साहब। मुनीर भाई, मैं यही सवाल आपकी खिदमत में रखूँगा, जैसे अली भाई से भी बात हो रही थी। अली भाई ने कहा कि नए जो टैलेंट है उसको मौका देने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और ये मौका किस तरह दिया जा सकता है? क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया है, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनसे गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी, ज़्यादातर से वो यही कह रहे थे कि अब जो है वो टीम में आना बहुत आसान हो चुका है बनिस्बत इसके कि जो पहले क्रिकेट खेली जाती थी, अली रज़ा भाई भी खेलते थे उस ज़माने में, तो बड़ा कंपटीशन हुआ था और बड़ी एक स्ट्रगल के बाद एक प्लेयर जो है उसको कैप मिलती थी। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसका ज़रा तज्जिया हो जाए, इसके ऊपर बात हो जाए कि और किस तरह यंगस्टर्स को मौका दिया जा सकता है। जी मुनीर भाई। देखिए, यंगस्टर्स को मौका तो बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, और खासतौर से T20 फॉर्मेट तो चलते ही यंगस्टर्स पे है। बड़ी बड़ी टीमों में हमने देखा है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो बाहर हो जाते हैं, उनकी जगह नौजवान टैलेंट आते हैं, लेकिन वो अपनी टीम को जितवाते हैं। 2-4 मैचेस के बाद वो टीम में जगह पक्की कर देते हैं। अब हमने देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नेशनल T20 में भी और पीएसएल में भी रही हमारे जो ओपनर हैं इस्लामाबाद के। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उनको इससे पहले हमने जब भी मौका दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में
तो बुरी तरह से नाकाम रहे। साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने जितने भी इंटरनेशनल मैच खेले हैं उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए थे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उनको अब नहीं देना चाहिए। बिल्कुल इतनी अच्छी फॉर्म में है, इतनी मेहनत की है, तो उनकी तो बिल्कुल जगह बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। साइम अयूब की क्या इशू है, वो प्लेयर बहुत बड़े हैं, उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। फखर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। हसन नवाज अच्छे फिनिशर के तौर पर नजर आए, उनको मौका दिया जाएगा। अपना जो वो है क्या नाम है उनका, जो हमारे नए ऑलराउंडर है मियाँ वाली के, नियाजी साहब, जी जी हाँ जी, तो उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी कुछ पोटेंशियल नजर आया था। फिर फहीम अशरफ हैं, तो हमारे फिर फास्ट बॉलर स्पिनर शुरू हो जाते हैं। टीम में तो देखें नए भी हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर चलेंगे, नहीं चलेंगे, तो कितना मौका देंगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म माइंडेड के लोग हैं। हम लोग एक सीरीज होगी, 2 मैच में नाकाम हो गए तो हम कह देंगे नहीं जी ये बेकार है, इसको हटाओ। तो एक हमें भी थोड़ा सा अदब बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, थोड़ा प्लेयर्स को मौका जरूर देना होगा। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि अपोनेंट इतना वीक है, उसके बावजूद भी आप नहीं खेल पा रहे हैं, कोई चीज आप में बेहतरी नहीं आ रही है, तो फिर दोबारा मजबूरन फिर हमें उन्हीं प्लेयर्स के पास जाना पड़ेगा जो हम चाहते हैं कि ना जाएं। तो दुआ तो यही करते हैं कि टीम जो यंगस्टर दी है ये ऐसी परफॉर्मेंस दे कि फिर हमें दोबारा T20 में बाबर के, रिजवान की या शाहीन की जरूरत ना पड़े। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बैकअप हमारे पास इन तीनों प्लेयर्स का कोई बहुत अच्छा बैकअप नहीं है कि जिसको हम कह सकें। लेकिन जाहिर है उनके होते हुए भी हार रहे थे, तो फिर बेहतर यही समझा कि नए के साथ जाएं। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल प्रोग्राम में हमें फोकस करना चाहिए यासिर, कल होने वाले फाइनल के मैं लिए। उसी की तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसी के हवाले से बात करेंगे। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो फाइनल खेला जा रहा है, ज़रा दोनों टीमों का मवाजना करना ज़रूरी है, और जिस किस्म की क्रिकेट दोनों ने खेली है। एक तरफ लाहौर कलंदर की टीम है, आपने बिल्कुल सही गुज़िश्ता रोज़ भी निशानदेही की कि वो जो जीत का एक मोमेंटम है वो जब बन जाता है तो उसको तोड़ना फिर दूसरी टीम के लिए मुश्किल होता है। दूसरी तरफ क्वेटा की टीम है जिसने बड़ा शानदार कमबैक किया है इस टूर्नामेंट के अंदर, और स्टार्ट में बहुत डल परफॉर्मेंस के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक, तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जी, अब इसके ऊपर चाहूंगा पहले आप कमेंट कर दें। इससे पूछिए जी, फाइनल के हवाले। जी मुनीर भाई, आपसे सवाल है। जी जी जी, आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि कोयटा की टीम जो है ना 2019 के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंची है। और 2019 में जब सरफराज ने अपनी कप्तानी में PSL जितवाया था कोयटा को, मुझे याद है नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल हुआ था। मोहम्मद हसनैन जो है वो मैन ऑफ द मैच थे, और बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग थी, बड़े खुश नजर आ रहे थे। प्रेस बॉक्स में जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैच जीतने के बाद, तो मैंने भी खुद सरफराज से सवाल किया था कि सरफराज कोई रिग्रेट है या आप बिल्कुल मुतमईन है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो कहने लगे नहीं मुनीर भाई, कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि हमारे पास तो सुनील नारायण थे लास्ट ईयर, वो भी नहीं है, उसके बावजूद हम जीतने में कामयाब हो। तो बड़े खुश थी कोयटा की टीम। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि डिटोरिएशन आई, अबतरी आई, और बहुत बड़ा किसी को इस दफा उम्मीद नहीं थी कि कोयटा की टीम शायद प्ले ऑफ में पहुंच जाए, बड़ी मुश्किल से। लेकिन कोयटा की टीम ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी पेश की है। फाइनल में सबसे पहले पहुंचे, टेबल टॉपर रहे, और इस तरफ फिन एलन है उनके पास, राइली रूसो हैं, हसन नवाज हैं, फिर बॉलिंग में मोहम्मद आमिर हैं, जो उनके स्पिनर हैं तारिक, और भी उनके पास फहीम अशरफ भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो उनकी जो अभी तक कारकर्दगी रही है उसमें तो कोई झोल ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन जिस तरह से लाहौर ने मोमेंटम पकड़ा है ना यासिर, जिस तरह लाहौर की टीम बड़ी डिफरेंट निकल के आई है, 3 मैचेस जो उसने लास्ट खेले हैं, जिस तरह तीनों मैचेस कन्विंसिंगली उसने जीते हैं, और जो एक जान नजर आ रही है, एक जज्बा नजर आ रहा है लाहौर में, तो मुझे जरा लाहौर की टीम से डर लग रहा है कि कहीं लाहौर की टीम कोयटा पर हावी ना हो जाए। और जिस तरह लाहौर का मोमेंटम मुझे नजर आया है, मैं थोड़ा सा एज देना चाहूंगा लाहौर को इस PSL फाइनल में। जी अच्छा, फील्डिंग की मद्देनजर रखते हुए भी, क्योंकि ये जो फाइनल अभी उन्होंने सबको सेमीफाइनल समझ लीजिए एलिमिनेटर 2 के अंदर, जो खासतौर पे फील्डिंग रही है बड़ी तनकीद की जद में है, और फाइनल के अंदर अगर इस तरह की अगर फील्डिंग दोबारा दोहराई गई तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। हो सकता है कि कोयटा जो है वो इस्लामाबाद की तरह कम से कम क्रिकेट ना खेले। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जी मुनीर भाई, इस पर भी चाहूँगा एक लफ्ज़ कह दीजिए। ये बात
बिल्कुल आपकी सही है। देखिए इतने शॉर्टर फॉर्मेट में तो फील्डिंग की अहमियत वैसे ही बहुत हो जाती है। और फील्डिंग कोच की बात नहीं होती। फील्डिंग कोच कोई आपको डॉली कैचेस छोड़ने के लिए थोड़ी ना सिखाएगा। एग्जैक्टली वो तो आपको बताएगा किस तरह आप तेज भागे, कहाँ पे आपको डाइव लगानी है। ये तो सिंपली हाथों पे कैच छूट रहे थे ना। जी और जी मोहम्मद नईम ने 3 कैच छोड़े हैं। मैं सुन रहा था वसीम अकरम को कहने लगे ये कौन है भाई, किसी को इससे बात करनी पड़ेगी, somebody has to talk। ये उतने नाराज हो रहे थे। जी तो उनकी बैटिंग अपनी जगह, वो बहुत ही वहां से ताल्लुक रखते हैं पारा चनार से। उनकी अपनी बैटिंग में जिस तरह क्लीन हिट लगाते हैं अपनी जगह, लेकिन उनकी फील्डिंग में हमें बहुत कमी नजर आई है। उसको जरूर देखना होगा। जो कैचेस छूटे, आपको याद होगा एक मैच कोयटा ने जीता जी जिसमें हसन नवाज को आखिरी ओवर में 3 3 कैचेस कैचेस ड्रॉप ड्रॉप कर बिल्कुल दिए थे बिल्कुल पिशावर ने। और फिर वो उनको मौका दे दिया, उन्होंने छक्का मार के मैच जितवा दिया। जी वो मैच वो नहीं जीते थे बल्कि पिशावर ने जितवा दिया था, अगर आपको एग्जैक्टली याद बिल्कुल हो ऐसा ही है, आपने तो बिल्कुल इस सही तरह से कहा। यहाँ भी हमने कई ऐसे देखे कि बाउंड्री पर जहाँ 1 रन बनना चाहिए था वहाँ गेंद उनसे मिस हो रही है और 4 रन बन रहे हैं। अजीब क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट की फील्डिंग बात जगह नजर आ रही थी। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी फील्डिंग लैप्स होंगे, इतने स्लॉपी फील्डिंग रहेगी, तो फिर आपके हारने पर किसी को दुख नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्टली एक जो चीज अच्छी है कि फाइनल में जो एक मजा आएगा वो ये है कि एक टीम शुरू से अच्छा खेल रही है और दूसरी टीम ने आखिरी 3 मैचेस से जबरदस्त मोमेंटम पकड़ा है। तो इसमें किसी को बहुत ज्यादा एज नहीं दे सकते हैं फाइनल जीतने के लिए। बिल्कुल ठीक है। जी और वो कहते हैं कि नॉट एवरी डे इज संडे बट टुमारो इज संडे। तो देखना ये होगा कि वो लाहौर के लिए वाकई संडे होता है या नहीं होता, ये हमें देखना होगा। जी अली भाई, अब ज़रा फरमाइएगा, फाइनल के लिए आपकी कौन सी टीम जो है आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, और अगर टूर्नामेंट का जायज़ा लें तो दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने है जिसके ऊपर अभी बात हुई है। जी देखिए यासिर भाई, ये दोनों टीमें बहुत कांटे का मैच होगा। दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग हैं और कम बैक करके आई हैं। और दोनों अभी पिछले T20 में तो इतने खास परफॉर्मेंस दी थी, इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और नीचे से ऊपर आई है। अच्छा, रही बात है कि दोनों की तरफ से अगर मोहम्मद आमिर वर्सेस शहनशाह अफरीदी देखे तो मैं शहनशाह अफरीदी को एज दूंगा बॉलिंग में, क्योंकि वो जिस तरह जिन्होंने पिछले मैच में स्पेल किया है, इस्लामाबाद को बिल्कुल गिरा दिया, तो वहाँ तो इनको एज है लाहौर को। फिर फखर जमान आ गया बैटिंग में, फिर अब्दुल्ला शफीक की इन दो की इनिंग है, तो ये बड़े मतलब गेम चेंजर प्लेयर हैं। अच्छा, यही बात है कोयटा में, तो कोयटा में यहाँ से थोड़ा सा एज ना लाहौर को जा रहा है कि लाहौर की बॉलिंग और बैटिंग और जो मेन जो प्लेयर है वो फॉर्म है। असल में मसला ये होता है दोनों फॉर्म में आ गए। जो प्लेयर जिनके मेन प्लेयर अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो उस टीम के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप यही देख लें कोयटा का है, तो कोयटा के लिए जो मेन प्लेयर तो इतने खास फॉर्म में नहीं आए, तो यंगस्टर आए, तो ये एज जो है ना मैं लाहौर को दूंगा। और मैच भी अच्छा होना चाहिए कि दोनों टीमें जो है ना फाइट करके आई हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेली आखिर के मैचों में। और कोयटा ने तो खास तौर पे हारे हुए मैच जो है ना अपने गिरफ्त में ले लिए, जीत लिए। तो कप्तानी बहुत अच्छी हुई, क्रिकेट बहुत अच्छी खेल ली है कोयटा, और लाहौर तो जबरदस्त खेल ही रही है। तो मैच तो बहुत अच्छा होगा, मतलब संडे का दिन बहुत अच्छा होगा। फिर मैं यहाँ पे इस बात को मैं क्लियर करता हूँ कि जो इस्लामाबाद जो आउट हुई है, तो जो स्पेल लगा था जो पावर प्ले में, तो उस स्पेल के वजह से बहुत अच्छी वैरायटियां आई थी, मतलब डिलीवरी हुई थी जिसकी वजह से ना बैट्समैन आउट हुए थे। बाकी कोई वजह नहीं, इस्लामाबाद भी इस मैच के करीब आती, लेकिन शहनशाह अफरीदी का जो स्पेल लगा था तो उससे काफी फर्क आया। तो देखिए 100 रन पे टीम आउट हो गई। बाकी इस दफा मुझे नहीं लगता कि कोयटा बड़ी तैयारी करके आएगी और उसी हिसाब से जो है ये परफॉर्म करेगी और मैच फाइनल की तरफ, जैसे फाइनल का जेन्युइन फाइनल होता है वैसा फाइनल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके ख्याल में जेन्युइन फाइनल होगा और दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेलकर जो है वो फाइनल तक पहुंची हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई ज़रा ये फरमाइएगा, कैप्टनसी का इसमें टेस्ट होगा, कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। कल भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि एक वाज़ेह फ़र्क है। सऊद शकील चाहे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क ना हो, बट एज ए कैप्टन उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कोयटा को जिस तरह जीत के ट्रैक पर लेकर आए हैं, वो अपनी कैप्टनसी भी उसकी उसमें नज़र आई है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने कई वक़ार यूनुस और दीगर से भी उनकी कैप्टनसी की तारीफ सुनी है। उन्होंने कहा जहाँ पे बॉलर जिसको लाना चाहिए था उसको लेके आए और उन्होंने पूरी कोशिश की। जो कैप्टन का काम होता है उसमें तो वो पूरी तरह कामयाब रहे। तो अगर कोयटा की टीम ने टॉप किया है टेबल पर और पहला क्वालिफायर जीत के फाइनल में आए, तो उसमें कैप्टनसी, अच्छी कैप्टनसी का बहुत अमल दखल है। ये और बात है कि T20 फॉर्मेट जो है वो बेसिकली इनको सूट नहीं करता।
लेकिन उसके बावजूद अगर सऊद शकील ओपनर भी जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को आगे ले जाने की, और अगर कोई अच्छी इनिंग भी खेल जाते हैं तो वो फिर तो बहुत अच्छा होगा उनकी टीम के लिए। अब ये है कि अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो मैं फिर ये कहूँ कि शुरू के मैचेस में तो लग रहा था कि लाहौर का प्लेऑफ में पहुंचना भी जरा मुश्किल हो जाएगा, और वाकई मुश्किल हो गया था। आखिरी मैच तो उनका बिल्कुल डू और डाई था, अगर वो हार जाते तो आउट हो जाते, तो वहां तो नहीं, लेकिन उसके बाद से जो शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह लीड कर रहे हैं, जिस तरह उनकी टीम में एक नई जान आई है, तो उसमें तो क्रेडिट कप्तान को भी जाता है। तो दोनों कप्तान, अगर आखिरी 3 मैचेस लाहौर की या कोयटा के पूरे टूर्नामेंट की बात करें, तो कप्तान दोनों ही अपनी टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो कल फाइनल है, और फाइनल में आपको पता है कि कोई उसमें वो नहीं होती, आपकी जरा सी लफ्जिश होगी तो फिर आप टाइटल से महरूम हो जाएंगे। और उसके पास बड़ा अच्छा मौका मौजूद है कि 6 साल में पहला टाइटल जीते कोयटा। लाहौर के पास ये मौका मौजूद है कि इस्लामाबाद का 3 मरतबा सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड वो बराबर कर सकती है जीत के। तो दोनों के लिए रिकॉर्ड तो यहाँ बनना है, लेकिन ये है कि कल जो है वो कौन सी टीम, किसके खिलाड़ी कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, कौन से खिलाड़ी नर्व को कंट्रोल करते हैं, कौन अच्छा, सा टॉस का कप्तान कोई इसमें रोल होगा मुनीर भाई? ये भी जरा जल्दी से बता दीजिए। टॉस का रोल हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे आज भी लाहौर में बारिश हुई है, आई डोंट नो कि कल क्या मौसम रहता है, लेकिन टीमें टॉस जीतकर जो है वो पहले बैटिंग करने को तरजीह दे रही हैं और उसमें जीत भी रही है। तो हो सकता है कि कल भी यही हो, जो टीम टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे, एक अच्छा स्कोर कर देती है तो फिर चेस करने की टीम में मुश्किल होती है। कल भी जो मैच था 95 रन से जीता लाहौर में, आप देखें इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दो, उसमें जैसे ही होता है साइकोलॉजिकल एज हो जाता है पहले बैटिंग करने वाली टीम को, तो वो चीज नजर आई। क्योंकि उनके शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। वो शुरू में मशहूरी शाहीन शाह अफरीदी इसलिए है कि वो पहले ओवर में विकेट लेते हैं, और जब पहले ओवर में विकेट लेते हैं तो नॉर्मली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो कल भी उनको पहले ओवर में विकेट मिली। एक एलबीडब्ल्यू बड़ा क्लोज था जो नहीं दिया, लेकिन अगली गेंद पर फिर उन्होंने शहजाद को बोल्ड कर दिया था, तो वहीं से एक रिदम बन गया था लाहौर का। तो कैप्टनसी की अगर बात करें या टॉस की बात करें तो मुझे लगता है टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करेगी, जो मुझे लग रहा है। और साथ साथ ये कि कैप्टनसी दोनों की बराबर है। आखिरी 3 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे कप्तान नजर आए, और सऊद शकील तो थ्रू आउट हमें हर मैच में अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आए। ऑलराइट जी, चलें जी, यहाँ पे अब क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया और फाइनल जो है वो कल खेला जाएगा। इनफैक्ट तो कल फिर जब हम आपके सामने आएंगे तो मैच के हवाले से फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी। अब फाइनल का इंतज़ार सबको है, और टूर्नामेंट के हवाले से जो हमारी परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके ऊपर हमने खुलकर गुफ्तगू की, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस किया, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमारी होती रही हैं। तो कल फाइनल डे और एक है, तो देखते हैं कि ये जो एडिशन 10 है ये किसके नाम रहता है। तो कल जब आएंगे इंशाल्लाह तो इसके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।